ओडोंटोजेनिक सिस्ट में सबसे कॉमन जो सिस्ट होता है उसको रेडिकुलर सिस्ट कहा जाता है। एक तो जनरल इसकी आप समझ ले कि रेडिकुलर सिस्ट होती क्या है। रेडिकुलर सिस्ट नॉन वाइटल टूथ का मतलब यह होता है वो टूथ जिसका पल्प जो है वो वाइटल ना हो, पल्प जिंदा नहीं है। सही है। और वो जिंदा क्यों नहीं है? केरीज हो गई है या फ्रैक्चर हो गया है और उसकी वजह से क्यूविटी बन गई है। क्यूविटी के बाद जो पल्प है वो ख़राब हो गया है, ख़त्म हो गया है, निक्रोटिक पल्प है और वाइटलिटी उसमें नहीं है। सही है। तो यही इन्फ्लेमेशन फर्दर फिर स्प्रेड होती है और काज करती है रेडिकुलर सिस्ट को। रेडिकुलर सिस्ट को पेरिएपिकल सिस्ट भी कहा जाता है या एपिकल सिस्ट भी कहा जाता है। वो इसलिए कि ये सिस्ट स्वेलिंग मौजूद होती है रूट के साथ। टूथ की जो रूट है ना एपिकल पोर्शन पे, उसके साथ ये स्वेलिंग या सिस्ट मौजूद होती है। सही है। रेडिकुलर सिस्ट को ओडोंटोजेनिक इन्फ्लेमेटरी सिस्ट कहा जाता है। बाय नेचर तो ये ओडोंटोजेनिक सिस्ट है, लेकिन इसमें इन्फ्लेमेटरी करेक्टरिस्टिक भी मौजूद होते हैं, इसमें सेकेंडरी इन्फ्लेमेशन भी होती है, तो इसलिए उसको जिस कैटेगरी में रखा गया तो उसको कहा जाता है ओडोंटोजेनिक इन्फ्लेमेटरी सिस्ट। डेफिनेशन की तरफ आते हैं। रेडिकुलर सिस्ट एक ये पॉइंट नोट करने वाली है कि जो टूथ का एपिक्स होता है, टूथ का क्या होता है एपिक्स, ये वाला एरिया, यहाँ पर इसी तरह सिस्ट मौजूद होती है। इस टूथ में ये क्वालिटी होती है कि ये नॉन वाइटल है। क्या है भाई? नॉन वाइटल। ये नॉन वाइटल है बिल्कुल रूट के एपिक्स के साथ। इस पोर्शन पे ये जो सिस्ट मौजूद होती है, इस सिस्ट को कहा जाता है रेडिकुलर सिस्ट। ये मोस्ट कॉमन टाइप है सिस्ट की। सही है। और अगर ओरल कैविटी में या टीथ के अराउंड जितनी भी स्वेलिंग्स होती है तो उस स्वेलिंग की मेजर काज जो है वो भी रेडिकुलर सिस्ट है। टाइप ये या क्लासिफिकेशन ये ओडोंटोजेनिक सिस्ट में आती है एज वेल एज ओडोंटोजेनिक इन्फ्लेमेटरी सिस्ट। इन्फ्लेमेटरी सिस्ट में भी आप इसको काउंट कर सकते हैं क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेटरी करेक्टरिस्टिक मौजूद होते हैं। सही है। रेडिकुलर सिस्ट दो तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक तो लोकेशन, लोकेशन इसकी हमेशा रूट के एपिक्स होगी या रूट के एपिक्स के अराउंड जो पेरिएपिकल एरिया है वहाँ पर ही मौजूद होगा। दूसरी इसकी ये वो है करेक्टरिस्टिक है कि ये जिस टूथ के साथ मौजूद होती है वो टूथ जो है वो नॉन वाइटल होता है। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, ये इसकी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल करेक्टरिस्टिक होती है। जब आप इसकी डायग्नोस करते हैं तो आपने डायग्नोसिस करते हैं तो आपने इन चीज़ों को देखना है। सही है। ये एज, जेंडर, लोकेशन, ये तीन करेक्टरिस्टिक ऐसे हैं कि ये आपको ये डिफरेंशियल डायग्नोस भी दे सकती है रेडिकुलर सिस्ट का। एज ग्रुप तो बहुत ज़्यादा मतलब कि लार्ज आप कह सकते हैं, 20 से लेके 60 ईयर्स तक ये कॉमन है। ये सिर्फ डिसएडवांस डेंटिशन में नहीं होती क्योंकि डिसएडवांस डेंटिशन का इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता ओरल कैविटी में, और इस सिस्ट को डेवलप होने के लिए टाइम चाहिए होता है। सही है। तो ये बिफोर 10 ईयर्स ये आपको नहीं मिल सकती, बिफोर 15 ईयर्स या 10 ईयर्स। इसके बाद 60 ईयर्स तक इसकी जो वो है प्रेजेंस है ओरल कैविटी में या डेवलपमेंट है वो हो सकती है। सही है। दूसरा, ये मेल्स में कॉमन है। सही। ये मेल्स, इसको हमने 3:2 रखा है। 3:2 का मतलब ये होता है कि 3 मेल्स एंड 2 फीमेल्स। सही है। तो ये मेल्स में कॉमन है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। और लोकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन का यहाँ मतलब होता है, लोकेशन के दो मतलब है। एक तो ये ऑलरेडी डिफाइन है कि ये एपिकल पोर्शन में मौजूद होगा या फिर एपिकल एरिया में मौजूद होगा। अगर आप ओरल कैविटी में लोकेशन की बात करते हैं, पूरी ओरल कैविटी में, तो मैक्सिला इज मोर अफेक्टेड। सही है। मैक्सिला ये ज़्यादा इफेक्ट होता है, इवन 3 टाइम मोर अफेक्टेड देन मैंडेबल। अगर मैंडेबल 1 टाइम इफेक्ट होता है, ऑन कंपेरिजन मैक्सिला जो है वो 3 टाइम मोर इफेक्ट होता है मैंडेबल के कंपेरिजन पे। ये बात फिर से रिपीट हुई है कि भाई नॉन वाइटल टीथ। सही है। फीचर्स रिफ्लेक्ट द फ्रिक्वेंसी एंड लोकेशन ऑफ नॉन वाइटल टीथ। सही है। ये फीचर्स आपको क्या कहते हैं कि नॉन वाइटल टीथ की फ्रिक्वेंसी एंड लोकेशन के बारे में बताते हैं। सही है। लोकेशन का मतलब ये है कि मैक्सिला इज मोर अफेक्टेड, और फ्रिक्वेंसी का मतलब ये होता है कि मेल्स आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल्स। यहाँ पर ये पॉइंट ऑलरेडी एक्सप्लेन हुआ कि इसको टाइम चाहिए होता है डेवलपमेंट के लिए। तो रेडिकुलर सिस्ट रेयरली कैन बी सीन बिफोर 10 ईयर। क्यों? क्योंकि वहाँ 10 ईयर्स तक तो जो डिसएडवांस डेंटिशन है वो खुद ब खुद एक्सफाइलेट हो जाते हैं, तो सिस्ट को टाइम नहीं मिलता डेवलपमेंट का। ये मोस्टली आपको परमानेंट डेंटिशन में नज़र आएंगे क्योंकि परमानेंट डेंटिशन में ज़्यादा टाइम होता है और इस सिस्ट को भी डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। ये आपको स्वेलिंग नज़र आ रही है, और ये जब लार्ज होती है, ज़्यादा होती है, तो ये
इसको हम कहते हैं कि भाई ये क्रॉनिक स्वेलिंग का मतलब ये होता है कि फॉर लार्जर पीरियड ऑफ टाइम। आप ये एक इसमें ये करेक्टरिस्टिक भी है कि ये पेनलेस होता है, तो जब ये सिस्ट होता है तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन ये जब डेवलप हो जाता है, साइज़ में बड़ा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, तो फिर आप नोटिस करते हैं कि यहाँ पर कोई वो मास ऑप्सिल मौजूद है, तो फिर डायग्नोस पे पता चल जाता है कि ये तो रेडिकुलर सिस्ट है। फर्दर अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक को देखेंगे, सही है, तो ये बात मैंने एक्सप्लेन कर दी कि पेनलेस स्वेलिंग होती है, सिम्टम्स इसके नहीं होते जब तक इसकी स्वेलिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो जाती, प्रोलाइफ्रेशन ऑफ सेल्स ज़्यादा नहीं हो जाती। तो जब ये ज़्यादा हो जाती है तो भाई ये नोटिस में आ जाता है कि यहाँ पर कोई स्वेलिंग मौजूद है। स्वेलिंग के जो करेक्टरिस्टिक होती हैं, तो राउंडेड एंड हार्ड। पहले जब स्टार्ट में ये होती हैं कि ये राउंडेड होती हैं, हार्ड होती हैं, सही है। और जब ये बोनी करेक्टरिस्टिक इसकी कम हो जाती हैं, मतलब क्या, जो हार्डनेस होती है वो कम हो जाती है, तो फिर ये आपको क्रिकलिंग सेंसेशन देता है। क्या देता है? सेंसेशन देता है। पहले तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, आप इसको प्रेस नहीं कर सकते, लेकिन जब मिनरलाइजेशन ख़त्म हो जाती है, बोन की जो क्वांटिटी है वो ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, तो फिर जब आप इसको प्रेस करेंगे तो आपको ये क्या क्रिकलिंग वाली सेंसेशन प्रोवाइड करता है। आपको इस तरह फील होता है कि इस सिस्ट के अंदर कुछ ब्रिक हुआ है। जिस तरह आप किसी चीज़ को प्रेस करते हैं और उससे ये फील होता है कि इनसाइड कोई ना कोई चीज़ जो है वो ब्रिक हुई है, सही है। तो वो क्रिकलिंग सेंसेशन आपको प्रेशर के साथ फेल्ट कर सकते हैं। जब टाइम गुजरता जाता है तो इसकी हार्डनेस कम हो जाती है, इसमें जो मिनरलाइजेशन है वो रिजर्व हो जाती है, जिसमें अगर बोन कोई करेक्टरिस्टिक है या बोन टिश्यू है तो वो ख़त्म हो जाते हैं। तो एट द एंड ये एक सॉफ्ट स्वेलिंग रह जाती है बीनीथ म्यूकोजा, सही है। म्यूकोजा से नीचे ये एक सॉफ्ट स्वेलिंग रह जाती है, फ्लक्चुएंट होती है। फ्लक्चुएंट का मतलब ये होता है कि जब आप इसको प्रेस करते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि ये अपनी लोकेशन चेंज कर रही है, मतलब कि थोड़ी सी मोमेंट उसमें होती है। एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको आप प्रेस करें तो आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन एक सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर होता है जब आप इसको प्रेस करें तो वो मोमेंट करने लग जाते हैं, वो अपनी उस जगह से थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो जाता है, दूसरी वो चला जाता है। तो ये फिर सॉफ्ट होती है, तो इसी तरह फील होता है कि ये फ्लक्चुएंट है। और इसकी जो मेजर क्लिनिकल फीचर है, इसी सिस्ट के साथ जिस टूथ से ये अराइज हुई है, या ये जो जिस टूथ की डिस्ट्रक्शन से ये अराइज हुई है, या जो टूथ की डिवाइटलाइजेशन से ये अराइज हुई है, वो टूथ इसके साथ रिलेशनशिप में ज़रूर मौजूद होगा। और आपको रेडियोग्राफ में भी नज़र आ जाएगा कि भाई अगर आप इसके रेडियोग्राफिक अपीयरेंस को देखते हैं तो आपको एग्जैक्टली उसी टूथ के साथ नीचे ये सिस्ट इसी पोजीशन पे नज़र आएगा, सही है। और ये जो इन्फेक्शन है, सुपरवीन का मतलब ये है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन, इसमें कोई दूसरी इन्फेक्शन भी आ सकती है, क्योंकि इसके साथ नॉन वाइटल टीथ रिलेशनशिप में मौजूद होता है, सही है। और ये स्वेलिंग जो होती है या ये जो पेनलेस कंडीशन होती है, जब इसको कोई दूसरी सेकेंडरी इन्फ्लेमेशन सुपरवीन करती है, प्राइमरी इन्फ्लेमेशन को सेकेंडरी इन्फ्लेमेशन सुपर इम्पोस्ट करती है, तो फिर ये कंडीशन जो है वो पेनलेस से पेनफुल कंडीशन में कन्वर्ट हो सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी एक्सोडेट बन गया, इन्फ्लेमेटरी सोल्यूशन बन गया, उसकी वजह से इडिमा हो गई। इडिमा जो है वो रिलेटेड जो नर्व होते हैं उन पे प्रेशर अप्लाई करती हैं, और उन प्रेशर की वजह से फिर पेन फील होता है। ये एक एक्चुअल रेडियोग्राफ है रेडिकुलर सिस्ट का। यहाँ पर ये जो है ये एक नॉन वाइटल टूथ है। ये आपको रेडियोलेसेंसी नज़र आती है कि इसको क्या हुआ है, इसने इसको कैरीज ने डिवाइटलाइज किया है, सही है। और इसके नीचे ये जो जगह है ये सिस्ट मौजूद है जिसको रेडिकुलर सिस्ट कहा जाता है। अच्छा जी, पैथोजेनेसिस की तरफ आते हैं। पैथोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि जब ये डिज़ीज़ इनिशिएट होती है, इनिशिएशन से लेके ईंड प्रोग्नोसिस तक, सही है, या ईंड तक, इस डिज़ीज़ में जितनी भी चेंजेस आती हैं, जितनी भी इवेंट्स होते हैं, जितनी भी स्टेप्स होते हैं इस पूरे डिज़ीज़ के डेवलपमेंट में और आउटकम में, तो इसको हम कहते हैं पैथोजेनेसिस। इस डिज़ीज़ के पैथोजेनेसिस में या रेडिकुलर सिस्ट के पैथोजेनेसिस में 5 प्रोमिनेंट इवेंट्स होते हैं, और उन 5 प्रोमिनेंट इवेंट्स को हम स्टेप वाइज एक्सप्लेन करते हैं। एपिथेलियल प्रोलाइफ्रेशन का मतलब ये होता है कि जब ह्यूमन बॉडी में कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन क्रिएट होती है तो उसके बाद सेल्स प्रोलाइफ्रेशन स्टार्ट होती है। प्रोलाइफ्रेशन को आप सिंपली सेल डिवीजन भी कह सकते हैं, और ये इस पर्पस के लिए होती हैं कि ये जो सेल जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है ये रिपेयर की तरफ चला जाए, और जो वाउंड्स हैं या जो इंजरी है वो रिपेयर की तरफ चली जाए। तो सिंपली यहाँ पर पहले तो नॉन वाइटल टीथ होता है इनिशियली, सिम्टमलेस कंडीशन होती है, कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन नहीं होती, कोई ग्रेनुलोमा वगैरह नहीं बनता। लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता जाता है तो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, सही है। और फिर उसी इन्फ्लेमेशन या ग्रेनुलोमा से प्रोलाइफ्रेशन ऑफ सेल स्टार्ट हो जाती हैं।
सही है। अब प्रोलाइफरेशन ऑफ सिल्स मोस्टली यहाँ पर इस एरिया में एक ग्रुप ऑफ सिल मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं रिस्ट एप मेलेसिस। रिस्ट एप मेलेसिस होते क्या है? डेवलपमेंटल स्टेज में जब टूथ बनता है तो एनिमल अर्गन से स्पेसिफिकली जो उसकी सर्वाइकल लूप होती है उससे एक स्ट्रक्चर अराइज होता है, उसको हम कहते हैं एपिथेलियम रूट ऑफ एपिथेलियम रूट शीट ऑफ हार्टफिक्स। सही है। इसका सिंपल मतलब ये होता है या इसका काम ये होता है कि ये आडेंटोब्लास्ट को भी वो इंड्यूस करता है कि आप एनिमल बनाए, ये रूट एरिया में डेंटिन बनाए, ये रूट एरिया में सीमेंटम को भी इंड्यूस करता है, सीमेंटम की फॉर्मेशन को भी। और इसका ये तीसरा मेजर काम ये होता है कि ये रूट की जो अलाइनमेंट है या रूट की जो शेप है या रूट की जो एक्सटेंशन है उसको डिफाइन करते हैं कि रूट ने किस डायमेंशन में ग्रो करना है, क्या डायरेक्शन रूट के होने चाहिए। तो ये सारे काम जो है ये रूट शीट ऑफ हार्टविक के होते हैं। ये इराइज्ड होता है सर्वाइकल लूप ऑफ एनिमल अर्गन से। समझ में आई बात? ये डेवलपमेंटल स्टेजेस की बातें हैं, ओरल हिस्टोलॉजी की बातें हैं। तो जब ये रूट की जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाती है तो ये उस रूट से अलग हो जाता है। पहले ये रूट के साथ अटैच होता है, फिर रूट से अलग हो जाता है और पेरिडोंटल एरिया में ये मौजूद होता है फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में ये मौजूद होता है। पेरिडोंटल जो एरिया है वहाँ पर मौजूद होता है। सही है। तो चूंकि ये सिस्ट भी वहाँ मौजूद होती हैं, सही है, और एपिकल थर्ड में रिस्ट ऑफ मेलेसिस भी मौजूद होता है, तो वहाँ पर ये इसकी प्रोलाइफ्रेशन को इंड्यूस करता है। इस एरिया में इन्फ्लेमेशन या ग्रेनुलोमा की वजह से रिस्ट ऑफ मेलेसिस की प्रोलाइफ्रेशन स्टार्ट हो जाती है। सही है। और ये इसलिए कि रिस्ट ऑफ मेलेसिस जो है वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली एपिकल थर्ड में ही मौजूद होते हैं। ये डेवलपमेंटल स्टेजेस में रूट का हिस्सा होते हैं लेकिन बाद में ये रूट से ब्रेक हो जाते हैं। सही है। और इसी एरिया में फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में पड़े होते हैं। सेकंड स्टेप इसमें क्विटेशन का है। क्विटेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि जब ये इसी तरह ग्रोथ करते हैं तो फिर पहले तो ये सॉलिड होते हैं, ये पूरी सिस्ट सॉलिड होती है। सही है। लेकिन कुछ देर बाद ये इसकी जो सॉलिड स्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो जाती है और ये छोटे छोटे आइलैंड में डिवाइड होता है। ये सिस्ट छोटे छोटे पार्ट्स में, इसकी वॉल होती है लेकिन अंदर इसके कंटिन्यूएशन नहीं होती, पूरा सरफेस जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होता और ये छोटे छोटे आइलैंड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है एक इस वॉल के अंदर। सही है। तो वो सॉलिड स्ट्रक्चर जो है वो ख़त्म हो जाता है और इनसाइड इसकी कैविटी प्रोड्यूस हो जाती है। सही है। जब ये छोटे छोटे पार्टिकल में इनसाइड के सेल्स कन्वर्ट होते हैं तो फिर ये अपनी स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं कर सकते, ये एक तरह के एबनॉर्मल सेल हो जाते हैं और ऑटोपेगी की वजह से या ऑटोलाइसिस की वजह से थोड़े थोड़े ये सेल ख़त्म होते जाते हैं। तो वाल तो सिस्ट की रह जाती है लेकिन इनसाइड सिस्ट की जो है वो सॉलिड स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाते हैं और एक वेल डिफाइंड कैविटी क्रिएट हो जाती है। वो कैविटी क्यों क्रिएट हो गई? पहले तो ये पूरी जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे के साथ अटैच थी, मोस्टली एपिथेलियम सेल्स की बात हो रही है। लेकिन टाइम के साथ साथ ये सेल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स बना लेते हैं। जब छोटे छोटे पार्ट्स बना लेते हैं तो इसकी फिर ना कोई फंक्शनल इंटेग्रिटी रह जाती है एक दूसरे के साथ, ना कोई स्ट्रक्चर इंटेग्रिटी रह जाती है। तो फिर ऑटोलाइसिस का प्रोसेस इंड्यूस होता है सिस्ट में और ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। तो जो इनसाइड सॉलिड स्ट्रक्चर होता है वो होलो बन जाता है और सिस्ट के अंदर एक वेल डिफाइंड कैविटी बन जाती है। अब जब कैविटी बन जाती है तो जितने भी सेल डेथ की तरफ जाते हैं या सेल डेड हो जाते हैं एपिथेलियम के या सिस्ट के जितने भी सेल जो है वो डेथ की तरफ जाते हैं तो उससे इन्फ्लिट्रेट बनता है, सोल्यूशन बनता है, इन्फ्लेमेटरी सोल्यूशन बनता है और वो इन्फ्लेमेटरी सोल्यूशन डिब्रीज वो इनसाइड जो होलो कैविटी होती है उसमें अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब उसमें अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो वहाँ से फिर क्या हो जाता है, डिस्पेंशन वाली कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है। ये सिस्ट जो है वो अंदर से प्रेशर की वजह से स्वेलअप हो जाता है जिस तरह बैलून होता है। तो इसको हम कहते हैं कि एक्सपेंशन लाइक या इनलार्जमेंट ऑफ सिस्ट लाइक बैलून लाइक पे फैशन। तो ये बैलून की तरह फिर उस अकोमुलेशन की वजह से या उस फ्लूइड्स की वजह से क्या हो जाता है, स्वेलअप हो जाता है और बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है। और इसी कंडीशन में या इसी सिचुएशन में फिर सिस्ट जो है वो क्लियरली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नज़र आ सकता है ये स्वेलिंग, आप नोटिस कर सकते हैं इस स्वेलिंग को। या सेकेंडरी इन्फ्लेमेशन का सिंपली मतलब ये होता है कि ऑलरेडी अगर वो इन्फ्लेम्ड है, सही है, ऑलरेडी अगर एग्जिस्टिंग इन्फ्लेमेशन है तो सुपरवीन हो जाती है, दूसरी किसी सोर्स से उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है। चूँकि मेजर सोर्स रेडिकुलर सिस्ट के लिए इन्फ्लेमेशन का वो नॉन वाइटल टीथ ही होता है। नॉन वाइटल टीथ में होता क्या है कि नॉन वाइटल टीथ में चूँकि पल्प जो होता है उसमें बैक्टीरिया होती है, टॉक्सिन्स होता है, पल्प डिज़ाल्व हुआ होता है, तो जो रूट कैनाल होते हैं उसके थ्रू वो टॉक्सिन, वो पल्प एपिकल फोरामेन के थ्रू वो नीचे सिस्ट की तरफ जाते हैं
और वहाँ पर जो इन्फ्लेमेटरी जो कंडीशन होती है उसको और एग्जैजरेट करते हैं। सही है। रेडिकुलर सिस्ट में हमेशा उसकी वाल में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन मौजूद होगी, थ्रू आउट उसमें इन्फ्लेमेशन मौजूद होती है। सही है। अच्छा, सेकेंडरी इन्फ्लेमेशन में एक और भी इम्पॉर्टेंट इवेंट होती है। होता ये है कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं। सही है। इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं। उस डायलेशन की वजह से उन वेसल से रेड ब्लड सेल बाहर आ जाते हैं, एरिथ्रोसाइट्स जिसको कहा जाता है। सही है। जब रेड ब्लड सेल बाहर आ जाते हैं तो रेड ब्लड सेल की भी डिजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। अब रेड ब्लड सेल में होता है कोलेस्ट्रॉल, फ्री कोलेस्ट्रॉल। तो जब रेड ब्लड सेल क्या होता है, उसकी डिजनरेशन होती है तो कोलेस्ट्रॉल एकमुलेशन हो जाती है सिस्ट में या उस एरिया में। अब कोलेस्ट्रॉल को एक जो मैक्रोपेज है वो एनगल्फ नहीं कर सकता या डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो मल्टीपल मैक्रोपेजेस मिलते हैं। सही है। और वो इस पर्पस के लिए मिलते हैं कि ये जो फॉरेन बॉडी आई है इसको हम एंगल्फ कर लें। इसको हम कहते हैं फॉरेन बॉडी रिएक्शन या फॉरेन बॉडी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। वो क्या होता है कि कोई फॉरेन बॉडी आ गई, एक मैक्रोपेज इसको एनगल्फ नहीं कर सकता, तो वो मल्टीपल मैक्रोपेजेस मिलते हैं और एक सेल बनाते हैं जिसको कहा जाता है जेंट सेल। और जेंट सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होता है। इस पर्पस के लिए बनता है कि जो फॉरेन बॉडी आई है उसको इंगल्फ कर लें। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है फॉरेन बॉडी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। सही है, या फॉरेन बॉडी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। इसके साथ साथ जितनी भी लिपिड्स मॉलिक्यूल होते हैं उसको भी मैक्रोपेजेस इनगल्फ करती हैं और इस तरह एक फोमी साइटोप्लाज्म बन जाता है मैक्रोपेजेस का। सही है। क्यों? क्योंकि उसने फैट्स के जो ड्रॉपलेट्स थे वो इनगल्फ कर लिए और मैक्रोपेजेस ऐसे नज़र आते हैं जैसे ये फैट मॉलिक्यूल हैं। सही है। और जो क्यूविटी या जो सिस्ट होती हैं उसके वाल से इनसाइड की तरफ फिर ये हैंग होते हैं ये मॉलिक्यूल। ये मैं थोड़ा सा इस प्रोसेस को पूरे वापस एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा जी, सेकेंडरी इन्फ्लेमेशन में एक तो जो सोर्स है वो नॉन वाइटल टीथ है, क्योंकि यहाँ पर नॉन वाइटल टीथ मौजूद होता है। पल्प में टॉक्सिन मौजूद होते हैं, पल्प में बैक्टीरिया मौजूद होती हैं। एपिकल फोरामेन के थ्रू, रूट कैनाल के थ्रू वो सिस्ट की तरफ आते हैं और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। सही है। रेडिकुलर सिस्ट में जो सेकेंडरी इन्फ्लेमेशन होती है वो 2 या 3 इवेंट्स की वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। सही है। एक इसमें जो मेजर इवेंट होती हैं वो जेंट सेल रिएक्शन या फॉरेन बॉडी रिएक्शन होता है। अच्छा, फॉरेन बॉडी रिएक्शन क्या होता है? जब रेड ब्लड सेल या जो वेसल्स होते हैं, सिंपली मैं रेड वेसल्स की बात करूंगा, उसमें इन्फ्लेमेशन होती है तो उन वेसल्स से जो रेड ब्लड सेल है या एरिथ्रोसाइट है वो बाहर की तरफ आते हैं। जब बाहर की तरफ आते हैं, सेल वेसल से निकल गए, तो फिर क्या होता है कि मैक्रोपेजेस कोशिश करते हैं कि इनको डाइजेस्ट कर लें। वो इसलिए कि इन सेल की डिजेनरेशन हो जाती है। जब इनकी डिजेनरेशन हो जाती है एरिथ्रोसाइट की, तो वहाँ से कोलेस्ट्रॉल बनता है। एरिथ्रोसाइट के सेल मेम्ब्रेन में फ्री कोलेस्ट्रॉल होता है। अब उस कोलेस्ट्रॉल को मैक्रोपेजेस ने डाइजेस्ट करना होता है। कोलेस्ट्रॉल चूंकि लार्जर मॉलिक्यूल है तो एक मैक्रोपेज उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो मल्टीपल मैक्रोपेजेस एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक जेंट सेल बना लेते हैं, एक बहुत बड़ा मैक्रोपेज सेल बना लेते हैं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। सही है। और फिर वो ट्राई करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को क्या कर ले, अब्जॉर्व कर ले या इनगल्फ कर ले। जब ये कोलेस्ट्रॉल को इनगल्फ करते हैं तो फिर इनकी भी साइटोप्लाज्म फेट्स की तरह हो जाता है या थोड़ी सी फोमी अपीयरेंस देते हैं। इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं जेंट सेल फॉर्मेशन। और चूंकि ये कोलेस्ट्रॉल एज अ फॉरेन बॉडी काम करती है तो इसको फॉरेन बॉडी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन भी कहा जाता है। सही है। जो फोर्थ स्टेप होता है उसमें जो प्रोमिनेंट चीज़ें होती हैं बोन रिजर्विंग फैक्टर्स होते हैं। एक्सपेरिमेंटली जब आप सिस्ट के सेल को कल्चर करते हैं तो उसमें प्रीडोमिनेंटली प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंड E3 प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंड E3 इज अ बोन रिजर्विंग फैक्टर। अब ये क्लियर नहीं है कि सिस्ट में इनका क्या काम है, क्योंकि मल्टीपल टाइप ऑफ सिस्ट E2 और E3 बनाती हैं। लेकिन ये है कि ये सिस्ट की ग्रोथ को फेवर कर सकती है। सही है। बट इट इज़ नॉट क्लियर। अच्छा, इसकी हिस्टोपैथोलॉजी जो है उसमें भी 2-3 इंपॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक है वो मौजूद होते हैं, ऑलरेडी एक्सप्लेन भी हुए। पहले तो इनिशियली ये जो सिस्ट होता है ये एक स्मॉल ग्रेनुलोमा होती है, लेकिन टाइम के साथ साथ फिर ये ऑर्गेनाइज्ड भी हो जाता है, डेंस भी हो जाता है और उसमें जो इन्फ्लेमेटरी करेक्टरिस्टिक है वो भी क्रिएट हो जाती है। सही है। इसमें कोलेजिन
कनेक्टिव टिश्यूज़ और इन्फ्लेमेटरी जो सोल्यूशन है वो मौजूद होता है। इसकी जो वाल स्पेसिफिकली होती है ना, फाइब्रस वाल, तो उसमें ये करैक्टरिस्टिक जो है वो मौजूद होती है। कोलेजिन कनेक्टिव टिश्यूज़ इसमें होते हैं, और इन्फ्लेमेटरी जो सेल्स होते हैं, मैक्रोपेजेस, प्लाज्मा सेल्स, वो भी यहाँ पर वेरिएबल अमाउंट में मौजूद होते हैं। म्यूरल नोड्यूल्स का सिंपल मतलब ये होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल्स बनते हैं जिसको मैक्रोपेजेस एनगल्फ करती है, तो वो फिर इनसाइड जो मेम्ब्रेन होता है, जो मेम्ब्रेन आप कह सकते हैं, जो वाल कह सकते हैं सिस्ट के वाल के इनसाइड फिर वो इस तरह हैंग होते हैं। अगर ये सिस्ट का इनसाइड वाल है ना, तो इस इनसाइड वाल में वो जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल एंड मैक्रोपेजेस वो इसी पोजीशन पे हैंग होते हैं। सही है। ऑस्टियोक्लास्ट, पहले तो हमने ये भी पढ़ा कि भाई इनसाइड ये कैविटी जो होती है सॉलिड होती है, लेकिन ऑस्टियोक्लास्ट जो इनसाइड बोन होता है कैविटी की या जो सिस्ट की, वो उसको रिजॉर्व कर लेता है, उस सॉलिड मास को कैविटी में कन्वर्ट करता है, और इस कैविटी में फिर इन्फ्लेट्रेटरी एक्सुडेट जो है वो अकमुलेट होता है, और उसी अकमुलेशन की वजह से फिर ये जो सिस्ट होती हैं ये बैलून लाइक फैशन में इसकी एक्सपेंशन होती हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस का सिंपल मतलब ये होता है कि दो सिस्ट को या दो एग्जैक्टली जिस डिजीज़ के साइन और सिम्टम्स आपको सिमिलर नज़र आते हैं, तो उनको एक दूसरे के साथ डिफ्रेंशिएट करना। सही है। तो आपने रेडियोग्राफिक फीचर्स पे इससे इसको डिफ्रेंशिएट। डिफरेंशियल डायग्नोस का सिंपल मतलब ये होता है कि आपने इस सिस्ट को किसी दूसरे सिस्ट के साथ डिफरेंशिएट करना है कि क्लिनिशियन इसमें कंफ्यूज ना हो जाए, डायग्नोसिस जो है वो मिस डायग्नोस ना हो जाए। तो रेडिकुलर सिस्ट के जितने भी फीचर्स हैं वो इसको रेडियली मतलब कि डायग्नोस करती हैं। इसकी डायग्नोस इजीली हो सकती है, आसानी से आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं, बायोप्सी की ज़रूरत नहीं होती। सही है। और इसके फीचर्स जो है वो इस तरह अनयूजुअल नहीं है। सही है। अगर अनयूजुअल फीचर्स आपको नज़र आए तो फिर आप बायोप्सी की तरफ जा सकते हैं। ट्रीटमेंट हमने इस सिस्ट के लिए पहले भी पढ़े थे, वही ट्रीटमेंट है कि भाई ई न्यूक्लिएशन एंड प्राइमरी क्लोजर के साथ आप इस सिस्ट को ट्रीट कर सकते हैं। और जो इसकी वजह से अगर कोई डेंटल इरेगुलरिटीज़ आती है या जो टीथ है वो इससे इफेक्ट होता है, तो नॉन वाइटल टीथ की तो ऑलवेज हमारे पास ट्रीटमेंट होती है कि हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लें। तो इसी सिस्ट के साथ साथ उस टीथ को भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगर कोई रिलेटेड टीथ अफेक्टेड है, इसके साथ कोई एडजेसेंट टीथ इसकी वजह से अफेक्टेड है, तो फिर उसमें प्री ऑपरेटिव एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट की पॉसिबिलिटी होती है, या हम उसको भी एक्सट्रैक्ट करते हैं।